Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBDRIA Model School, Class 10th History, Chapter 1st, Nationalism in Europe. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। और जो हमने पढ़ा था सिविल कोड ऑफ 1804, नेपोलियन कोड किसे कहते हैं। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी अब फ्रांस से किस तरीके से यूरोप के अंदर नेशनलिज्म का जो एक आइडिया था, जो एक मॉडर्न स्टेट बनाने का एक लोगों के अंदर जो फीलिंग आ रही थी वो किस तरीके से आई, वो हम इस वीडियो में रीड करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट हम देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो हम उस टाइम की बात करें तो यूरोप के अंदर कोई भी मॉडर्न स्टेट नहीं था। सब वहाँ पे पहले क्या था, किंगडम। पहले तो आप इस बात को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि किंगडम जो था साम्राज्य था, यानी पहले क्या हुआ करते थे, किंगडम हुआ करते थे। तो नेशन स्टेट्स नहीं हुआ करते थे, कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं हुआ करती थी, कोई पहचान नहीं होती थी। जैसे हम कहें हम इंडियन है तो हमारे इंडियंस का हमारा फ्लैग है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा नेशनल सॉन्ग है। तो दैट मीन्स इस टाइप की कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी, ना ही किंगडम था, ना मॉडर्न स्टेट थे। उसको अब हम देखेंगे किस तरीके से पहले क्या था यूरोप में और किस तरीके से वो अपने लाइफ को सरवाइव करते थे डिफरेंट होते हुए भी। फिर किस तरीके से उनके मन में अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग कहाँ से आई। If you look at the map of mid 18th century Europe, you will be that find out there were no nation, यानी पहले कोई भी नेशन स्टेट्स नहीं होते थे। जैसे कि आज आप देख रहे हैं, आज जो हम देखते हैं, क्या देख रहे हैं, जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, ये पहले किंगडम्स हुआ करते थे। मतलब अलग अलग इनके किंगडम होते थे, डचीज एंड कैंटॉन्स जिस पे रूल करते थे, जो राजा हुआ करते थे, उनका एक अपना शासन होता था, उनका एक उनकी जो टेरिटरीज होती थी उन पे उनका अंकुश हुआ करता था, यानी राजा राज करते थे। बस ये समझिए। ईस्टर्न सेंट्रल यूरोप जो है, यानी जो यूरोप है उसका ईस्टर्न पार्ट और सेंट्रल पार्ट ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव डाइवर्स पीपल, यानी वहाँ पे मोनार्कीज थी, ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी, राजाओं का राजतंत्र था, उनका शासन चलता था उनकी टेरिटरीज पे, और डाइवर्स पीपल थे। ऐसा नहीं था कि उनकी कॉमन आइडेंटिटी है। जैसे कि मैंने बोला, कोई भी मॉडर्न स्टेट नहीं होते थे, ना ही कॉमन आइडेंटिटी होती थी। दे डिड नॉट सी दैम सेल्फ एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड कॉमन कल्चर, कोई भी उनका कोई कॉमन कल्चर नहीं होता था, कोई आइडेंटिटी नहीं होती थी। एंड ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, उनकी अलग अलग लैंग्वेज होती थी। बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, और अलग अलग जातीय ग्रुप हुआ करते थे। यानी हम नहीं कह सकते कि इस्लाम है या क्रिश्चियनिटी है, मतलब सबके अपने अपने ग्रुप हुआ करते थे। जैसे कि हम हैम्सवर्क एम्पायर की बात करें, जो कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, तो रोल ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी, तो वो किस पे रूल करता था, ऑस्ट्रिया हंगरी पे। एंड देखें तो एग्जाम्पल में पैच वर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन, इसी के साथ साथ और भी ऐसे जो डिफरेंट रीजन्स आपको डिफरेंट पीपल्स देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ पे हैम्सवर्क एम्पायर में जो कि आपको उनका अलग अलग रीज़न है और अलग अलग लैंग्वेज है, और वो फिर भी मतलब वहाँ पे रह रहे हैं। इंक्लूडिंग द एल्पाइन रीजन, यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा देखते हैं कि जो ऐसा हाई लैटिट्यूड पे होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ठंड भी होती है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा एल्पाइन रीजन्स भी हैं, जिसमें टायरोल, ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड, उसके साथ ही बोहेमिया, ये सारे के सारे जो हैं, अरिस्टोक्रेसी वॉज प्रीडोमिनेटली जर्मन स्पीकिंग। तो यहाँ सब क्या बोली जाती थी, जर्मन स्पीकिंग। ठीक है, स्पीकिंग करते थे। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस भी थे, जैसे लोम्बार्डी, वेनेशिया। तो यहाँ पे इटालियन भी बोली जाती थी। हंगरी में देखें तो पॉपुलेशन हाफ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन मैग्यार लैंग्वेज बोलती थी, उनके जो डायलेक्ट थे, मतलब आधे से भी ज़्यादा पॉपुलेशन। और ग्लेशिया की बात करें तो अरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिस, वहाँ पे पॉलिस बोलते थे। अरिस्टोक्रेसी जो है, अरिस्टोक्रेसी कौन होते हैं, जो कुलीन वर्ग के थे। जैसे कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था ना, फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट्स, जो सेकंड स्टेट यानी जो बड़े बड़े जागीरदार ज़मीन होती है और जो स्पेशल राजा के लिए वर्क करते हैं। एंड बिसाइड दिस थ्री डोमिनेट ग्रुप्स, इन तीन ग्रुप्स ये जो थे ज़्यादा डोमिनेट ग्रुप थे।
and there also live within boundaries of the empire a mass of subject peasant people. और बहुत एम्पायर में बहुत ज़्यादा क्या भी रहते थे, पीजेंट्स भी रहते थे, बोहेमिया, जो स्लाव्स हैं नॉर्थ में, जो स्लाव्स हैं वो यहाँ वहाँ पे नॉर्थ में मिलते हैं। उसके बाद देखें सोलेवेंस इन कैरिनोल कैरिनोला में, और क्रियोट्स साउथ में, रोमेंस ईस्ट में, और ट्रांसिल्वेनिया ईस्ट में। तो ये सारे जो लोग हैं तरह तरह के आप देख रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट लोग हैं, अपना डिफरेंट डिफरेंट इनकी लैंग्वेज है और अलग अलग अपने रीजन में रहते हैं सब, नॉर्थ में और साउथ में, ईस्ट में, मतलब बता रखा है कि किस तरीके से लोग रहते हैं। एंड डिफरेंट डिड नॉट ईजिली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। लेकिन आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि किसी के अंदर भी आपको कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा कि हाँ पॉलिटिकल यूनिटी है, यानी जिसे हम कहें, क्योंकि वो तो राजा के अंडर है ना ये सारे के सारे, यानी मोनार्की सिस्टम है, साम्राज्य है, तो यहाँ पे कोई कॉमन आइडेंटिटी आपको देखने को नहीं मिल रही है। और कॉमन आइडेंटिटी नहीं है तो दैट मीन्स अभी नेशन भी नहीं है, और नेशन नहीं है तो अब आप ये सोचेंगे कि इनके अंदर फीलिंग कहाँ से आई, क्योंकि जो ये अलग अलग तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं, जैसे कि आपने स्लोवाक में देखे हैं, अभी स्लोवेंस में देखे कैनियोला। तो ये जो स्लोवेंस हैं और ये स्लोवाक्स हैं, तो ये सारे के सारे जो पीपल्स हैं, तो ये सब क्या है, डिफरेंट हैं और पॉलिटिकल यूनिटी नहीं है यहाँ पे। उसके बाद देखें तो ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वाज अ कॉमन एलिगेंस टू द एम्परर, यानी जो लॉयल हैं, एलिगेंस यानी ये अपने लॉयल हैं राजा के लिए, सिर्फ इस फीलिंग ने इनको एक डाइवर्स ग्रुप को कॉमन ग्रुप में चेंज कर रखा है, बांध के रखा हुआ है कि जो कुछ करेगा हमारे राजा करेंगे। हाउ डिड नेशनलिज्म आइडिया नेशन स्टेट इमर्ज, फिर जब ये सब राजा के अंडर थे और सब अपने डिफरेंट डिफरेंट थे, लेकिन फिर भी ये कॉमन मतलब नेशनल स्टेट कैसे इमर्ज होकर आए और ये नेशनलिज्म की फीलिंग इनके अंदर कैसे आई। तो जैसे कि हमने स्टूडेंट फ्रांस पढ़ा था ना, तो जैसे कि आप अपने नेबर की बात करें, आसपास आपके नेबर में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो आपको बहुत पसंद है, तो आप क्या करेंगे, तो उसके अंदर आपका मन करेगा कि हम उस चीज़ को ले लें, ठीक है, लेने का मन करेगा कि ये तो बहुत अट्रैक्टिव चीज़ है, इसको हम खरीद लेते हैं। तो लेकिन क्या होता है, ऐसे ही अट्रैक्शन होता है, मतलब दूसरे की चीज़ को देखकर हमें अट्रैक्शन होता है। ऐसे ही फ्रांस के अंदर जब मतलब वहाँ पे उनके जो रूल रेगुलेशन थे उनको देखकर ये सब लोग क्या हो रहे थे, हैप्पी हो रहे थे, मतलब अट्रैक्ट हो रहे थे यहाँ के लोग, यूरोप के कंट्रीज़ फ्रांस को देख के यूरोप को अट्रैक्ट हो रही थी, क्योंकि फ्रांस के अंदर क्या हो गई थी, अब रेवोल्यूशन आ चुका था, उसको देख के यूरोप भी चाहता था कि हमें भी वो चीज़ मिल जाए। तो एक मतलब इसीलिए नेशनलिज्म की फीलिंग इनके अंदर भी आई कि हमें अलग सेपरेट कंट्री बनना है, जो हम इस तरीके से नहीं रह सकते, हम चाहते हैं अपनी कॉमन आइडेंटिटी हो। तो उसमें आप देखेंगे अरिस्टोक्रेसी, न्यू मिडिल क्लास, ये जो थे ये अब उभर उभर के आ रहे थे, मतलब एरिस्टोक्रेसी तो पहले से थे, न्यू मिडिल क्लास अभी आई है, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे अरिस्टोक्रेसी क्या होता है। अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है स्टूडेंट, जैसे कि आप पहले इस मीनिंग का अंडरस्टैंड करें, यानी जिनके पास एक लार्ज पैच ऑफ लैंड होता है, बहुत बड़ी ज़मीन इनके पास होती है, पावरफुल होते हैं, ठीक है। और न्यू मिडिल क्लास दैट मीन जो इमर्ज होके आई है, जो इंडस्ट्री लगी है ना, इंडस्ट्री के बाद, इंडस्ट्री का जो पीरियड स्टार्ट हुआ है 1918 मिड 18 सेंचुरी और 19 सेंचुरी, उस टाइम पीरियड पे ये न्यू मिडिल क्लास बन के आई, ठीक है। तो ये है। अब हम पढ़ेंगे पहले अरिस्टोक्रेसी जो सॉरी एरिस्टोक्रेसी, जो सोशली पॉलिटिकली अगर हम देखें तो ये जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थे, डोमिनेट क्लास थी कॉन्टिनेंट पे, यानी जो अगर हम बात करें तो स्पेशल जिस कॉन्टिनेंट पे अभी चल रहा है यूरोप, तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट पर्सनैलिटी थे। एंड मेंबर ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे लाइफ, इनकी लाइफ कॉमन तरीका क्या है कि लाइफ दैट कट क्रॉस रीजनल डिवीज़न, चाहे ये कितने भी दूर रहें लेकिन लाइफ इनका क्या होता था, बिलोंग करता था एक दूसरे के कल्चर से, एक दूसरे की लाइफ से। एंड दे ऑन एस्टेट्स इज़ इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज, यानी इनके गाँव में भी घर होते थे और शहर में भी होते थे, क्योंकि ये इनकी अपने एस्टेट्स होते थे। कंट्री के बाहर गांव में इनकी अपनी एस्टेट्स होती थी, जागीर हुआ करती थी, जैसे कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था फर्स्ट स्टेट सेकंड एस्टेट्स, तो ये बहुत बड़े जागीदार हुआ करते थे। एंड द स्पोक फ्रेंच,
फ्रेंच बोला करते थे किस लिए, ताकि सोसाइटी में इनका स्टैंडर्ड हाई रहे। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज, और ये फ्रेंच से ज़्यादा अपने आप को एक स्टैंडर्ड से कनेक्ट करने के लिए वहाँ की लड़कियों से शादी भी करते थे कि भाई हाँ हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होगा, तो कनेक्ट हो जाते थे। एंड द पावरफुल आरिस्टोक्रेसी वॉज न्यूमेरिकल अ स्मॉल नंबर, लेकिन ये इनका जो अगर हम पॉपुलेशन देखें तो नंबर वाइज बहुत कम ग्रुप था, मतलब हम ऐसे नहीं कह सकते कि आरिस्टोक्रेसी ही बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी। एंड द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप पीजेंट्री, मेजोरिटी किसकी थी पॉपुलेशन की, किसानों की, पीजेंट्री की, जो पीजेंट्री वर्ग था। एंड वेस्ट बल्क ऑफ द लैंड, जो अगर हम देखें यानी जो वेस्ट वाला पार्ट है वहाँ पे जो लैंड वॉज फाउंड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ऑनर्स, यानी वेस्ट में मोस्टली जो लैंड पे खेती करते थे कौन करते थे, टेनेंट्स जो कि किराए पे ज़मीन ले ली, या स्मॉल ऑनर्स हुआ करते थे। जबकि ईस्टर्न और सेंटर यूरोप में अगर हम देखें जो पैटर्न चल रहा था लैंड होल्डिंग का वॉज करेक्टराइज्ड बाय द वास्ट एस्टेट्स विच आर कल्टिवेटेड बाय द सर्फ्स, यानी ये ज़मीन बड़े बड़े एस्टेट्स थे, जागीर थी, आरिस्टोक्रेसी की हुआ करती थी, तो इस पर सर्फ्स काम किया करते थे, यानी जो अंडर बड़े बड़े जागीरदारों के नीचे ज़मीन में जो काम करते थे, ज़मीन के ऊपर मतलब फार्मिंग करते थे, तो दैट मीन्स ये दास हुआ करते थे, जो आरिस्टोक्रेसी के ये दास हुआ करते थे। और वेस्ट में तो वो थोड़े थोड़े स्मॉल ऑनर्स भी हुआ करते थे, उनके पास छोटी छोटी ज़मीन भी हुआ करती थी, और ऐसा भी है किराए पे ज़मीन लेकर भी काम किया करते थे कुछ लोग। लेकिन अगर हम इसकी बात करें ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की, तो यहाँ पे दास ज़्यादा थे और जागीरदार जो पॉपुलेशन ज़्यादा है आरिस्टोक्रेसी की ज़्यादा थी। अब हम देखेंगे कि वेस्टर्न पार्ट में जो क्या हो रहा था, वेस्टर्न एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल यूरोप, growth of industrial production and trade meant of growth of towns and emergence of commercial classes whose existence was based on productions of for the market, that means exist। अब जो बेस है इनका, मतलब जो कमर्शियल क्लास अब नई निकल के आ रही थी, मर्ज होके आ रही थी मार्केट में, किस वजह से बेस क्या था इनका, प्रोडक्शन, क्योंकि उत्पादन कर रहे थे, ये एग्जिस्ट ही इसलिए कर रहे थे क्योंकि अब जो ये वेस्टर्न पार्ट है और सेंटर पार्ट है यूरोप का, यहाँ पे इंडस्ट्री लगने लग गई, ग्रो करने लग गई टाउन्स में, तो उनकी वजह से ये कमर्शियल क्लास जो है बनी। और ये किस लिए बन पाई, क्योंकि प्रोडक्शन करते थे मार्केट के लिए, ठीक है। तो एक कमर्शियल क्लास एक नई उभर के आने लगी इंडस्ट्री की वजह से। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन इंग्लैंड में स्टार्ट हो गया था सेकेंड हाफ 18th सेंचुरी में, और जो फ्रांस है, यानी अगर हम 1750 की बात करें तो इंग्लैंड में स्टार्ट हो चुकी थी इंडस्ट्री, सबसे पहले इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ, उसके बाद फ्रांस, पार्ट ऑफ जर्मन में भी कुछ स्टेट्स में स्टार्ट हो चुकी थी 19th सेंचुरी में। अब ये जो न्यू सोशल ग्रुप्स बन के आ रहे थे, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, क्योंकि काम करने के लिए फैक्ट्री में वर्कर्स भी चाहिए, एंड मिडिल क्लास जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यानी जो है फैक्ट्री इंडस्ट्री लगा रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, पैसा लगा रहे हैं, कैपिटल लगा रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं जो कि अपने नए नए प्रोफेशनल उनके आ रहे हैं, कोई लॉयर बन रहा है, कोई टीचर बन रहा है, कोई प्रोफेसर बन रहा है, तो इन ये सब चीज़ें अब नई क्लास बन के आ रही थी। तो ये न्यू मिडिल क्लास थी, एजुकेटेड क्लास थी, इनको मिडिल क्लास क्या कहा जाता है। और आरिस्टोक्रेसी मतलब जो राजशाही परिवार के राजा से रिलेटेड थे, यानी राजा के लिए काम करते थे, हाई क्लास कहा जाता था। आरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास में स्टूडेंट डिफरेंस आप समझ लीजिए। आरिस्टोक्रेसी जो कंजर्वेटिव यानी पुरानी विचारधारा के हो गए और थोड़े से हाई क्लास हो गई, और मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास यानी जो लिबरल हैं, उनके विचार थोड़े से ज़्यादा लिबरल हैं, फ्री हैं, और क्या कह सकते हैं उनको, थोड़े से जो एजुकेटेड, मतलब एजुकेटेड ये ग्रुप था। टिल 19th सेंचुरी तक देखें तो अमंग द एजुकेटेड, ये एजुकेटेड बन चुके थे, एंड लिबरल मिडिल क्लासेस आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी, यानी जो मिडिल क्लास है, लिबरल मिडिल क्लासेस हैं, उनका जो अगर हम देखें नेशनल यूनिटी का आइडिया था मेन, ये क्या चाहते थे कि मिडिल क्लास हमारी जो यूनिटी होनी चाहिए, नेशनल यूनिटी होनी चाहिए, और एबॉलिश होना चाहिए आरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन पॉपुलैरिटी, यानी जो उन्हें विशेषाधिकार मिले हुए हैं आरिस्टोक्रेसीज को, या फिर हम कह सकते हैं जो वहाँ पर राजतंत्र चल रहा है, मोनार्की सिस्टम है, वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। अब जो ये लिबरल हम पढ़ रहे हैं न्यू मिडिल क्लास, ये किस पे स्टैंड करता है, दैट मीन्स नेशन यूनिटी इन
अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप, अगर ये एक आइडिया है नेशनल यूनिटी का जो कि 19th सेंचुरी में यूरोप में वर क्लोजली एलिड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, जो कि एक लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ था। अब लिबरलिज्म क्या होता है? लिबरल यानी फ्री, और आई एस एम जुड़ जाता है तो दैट मीन्स आइडियोलॉजी, यानी एक यूनिटी नेशनल के लिए ये एक आइडियोलॉजी है, यानी नेशन स्टेट बनाने, मॉडर्न स्टेट बनाने, तो एक आइडियोलॉजी है ना। तो जब हम लिबरल करने के लिए एक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं तो वो लिबरलिज्म है। अब लिबरलिज्म कहाँ से ड्राइव होता है? लैटिन रूट लिबर से, जिसका मीनिंग है फ्री। और ये मिडिल क्लास जो थी ये स्टैंड करती हैं फॉर फ्रीडम के लिए, यानी इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वलिटी ऑफ बिफोर द लॉ। यानी पॉलिटिकल स्फेयर देखें और इकोनॉमिक स्फेयर देखें तो ये दो चीज़ चाहते थे। पॉलिटिकल में क्या चाहते थे? पॉलिटिकली अगर हम देखें तो ये इक्वलिटी ऑफ लॉ चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे कि हमें ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। और किस चीज़ पे एम्फेसिस करते थे? कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट कॉन्सेंट, दैट मीन्स इच्छा से सरकार बनी हो, किसके? जनता के। फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे कि हुआ था तो लिबरलिज्म जो थे स्टूड फॉर एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल जो प्रिविलेजेस हैं उनको ख़त्म करना चाहते थे। जैसे कि लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, मोनार्की सिस्टम को तो ख़त्म करना ही चाहते थे। क्लरिकल यानी जो आपने देखा था ना, जो फर्स्ट स्टेट था, जो कि चर्च हो गए और जो भी है मोनार्की सिस्टम है, मतलब उस चीज़ को फिनिश करना चाहते थे। जो चर्च नहीं थे, चर्च को एक विशेषाधिकार मिला हुआ था ज़मीन रखने का, ये उसको ख़त्म करना चाहते थे कि जो उनको ये प्रिविलेजेस मिले हैं, क्लरिकल प्रिविलेजेस मिले हैं, वो नहीं होनी चाहिए। तो ये नहीं चाहते थे। और वो चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशंस रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए थ्रू द पार्लियामेंट। यानी ये सब कौन चाहता था? ये चाहते थे लिबरल, जिनकी आइडियोलॉजी क्या थी? नेशनल यूनिटी। और ये पॉलिटिकल में चाहते थे, पॉलिटिकली मतलब फ्रीडम चाहते थे कि हमारे पॉलिटिकल में चेंज होना चाहिए, मोनार्की नहीं होना चाहिए। 19th सेंचुरी में लिबरल्स आल्सो स्ट्रेस्ड इन इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी हम बिना लड़ाई झगड़े के आसानी से रख सकें। इनवायलेबिलिटी, बिना हिंसा के हम उसको रख सकें, बिना लड़ाई झगड़े के। तो ये तो पॉलिटिकल स्फेयर आपने देखा कि जो लिबरल थे उनकी डिमांड थी, न्यू मिडिल क्लास चाहती थी। इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जो लॉ वो चाहते हैं इक्वलिटी का, वो यूनिवर्सल सफरेज को वोट डालने का अधिकार हो, क्योंकि वुमेन्स को नहीं था ना। यू विल रिकॉल दैट रेवोल्यूशनरी फ्रांस का आपने देखा होगा, फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी में जब हुआ था कि राइट टू वोट एंड द गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ऑन मैन। क्या हुआ था वहाँ पे कि जिसके पास प्रॉपर्टी होगी वो ही वोट डालेगा, एंड मैन विदाउट प्रॉपर्टी, जो इसके पास प्रॉपर्टी नहीं है या वुमेन है, उनको एक्सक्लूडेड रखा गया पॉलिटिकल राइट से, यानी उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो मतलब वो एक यूनिवर्सल सफरेज नहीं था। लॉ तो ठीक है इक्वलिटी का, लेकिन इस पे स्टैंड नहीं करता वो। एंड ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन, सिर्फ जब जैकोबिन वाला जो पीरियड आया था, डिड ऑल एडल्ट मेल्स थे, उन्होंने सिर्फ ये इंजॉय करा सफरेज को, सभी को वोट डालने का राइट था। लेकिन जब नेपोलियन आ जाते हैं, वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज, उन्होंने फिर से नेपोलियन ने 1804 में जब नेपोलियन आ जाते हैं तो उन्होंने, जो फ्रांस के जनरली होते हैं, लेकिन जब वहाँ पे इतनी इनस्टेबिलिटी देखते हैं, कमजोरी देखते हैं, उसका फ़ायदा उठा के जब वो नेपोलियन आ जाते हैं तो उन्होंने फिर से इस सफरेज को हटा के और वुमेन के स्टेटस को माइनर करके, यानी उनको वो एक फादर और हस्बैंड की अथॉरिटी में ही हैं, ये मानते हुए कि वो वीक हैं और उन्हीं के अंडर, उन्हीं की सपोर्ट के साथ रह सकती हैं, तो उनको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया। तो उन्होंने ये सारा सफरेज ख़त्म कर दिया। सिर्फ जैकोबिन के टाइम पे मेल्स को वोट डालने का सभी को अधिकार था। थ्रू आउट द 19 एंड अर्ली 20th सेंचुरी, वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टी मैन ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन मूवमेंट्स डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। दैट मीन्स अगर हम 19 और अर्ली 20th सेंचुरी की बात करें तो जो वुमेन थी और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, वो इसके अपोजिशन में खड़े हो गए और उन्होंने डिमांड करी कि नहीं, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए, क्योंकि वो भी चाहते थे, तो उन्होंने भी प्रोटेस्ट करा, अपोजिशन में आवाज़ उठाई थी। अब ये इकोनॉमिक स्फेयर में क्या चाहते थे? अभी आपने देखा कि जो न्यू मिडिल क्लास थी वो पॉलिटिकल स्फेयर में क्या चेंजेस चाहती थी। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिकली वो क्या चाहते थे। तो लिबरलिज्म जो स्टूड है, यानी फ्रीडम वो चाहते थे
मार्केट्स के लिए अबॉलिश ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड एंड कैपिटल। दैट मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में जाने के लिए या मैनी स्टेट्स में जाने के लिए जो कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी, या फिर बहुत सारी करेंसीज अलग अलग थी जिसकी वजह से उनको कैलकुलेटिंग करने में टाइमिंग कंज्यूमिंग ज़्यादा होता था, प्रॉब्लम होती थी। और मिनिमम हर कस्टम पे उन्हें 5% देना पड़ता था जो ट्रेडर्स होते थे। तो स्टेट इम्पोज जो होता था, रिस्ट्रिक्शन जो लगता था सामान पे या कैपिटल पे, तो वो चाहते थे ये हट जाए, यानी ट्रेड बैरियर जो लगा हुआ है वो हट जाना चाहिए। एंड ड्यूरिंग द 19th century हीज वॉज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लासेज। और 19th century के अंदर ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड थी, जो मिडिल क्लास उभर के आ रही थी उनकी ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड थी कि नहीं ये सब तो होना चाहिए। जैसे कि नेपोलियन का आपने पढ़ा था, उसने कितने सारे रिफॉर्म करे थे और एक स्टैंडर्ड मेंटेन करा था वेट का और मेज़र का कि इक्वल होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें ये चाहते थे। एंड लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ जर्मन स्पीकिंग रीजन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century। अब जर्मन स्पीकिंग रीजन का हम एग्जांपल लेंगे। नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर हैड क्रिएट आउट, जैसे कि उसने एडमिनिस्ट्रेशंस में मेजर वर्क करा एंड काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज कॉन्फेडरेशन 39 स्टेट्स। यानी जो भी उसने कर रखा था नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेशन मेज़र में, क्या क्रिएट करा था कि किस तरीके से उसने रूल बनाए थे मेज़र्स के लिए, यानी जो काउंटलेस था, यानी जो स्मॉल स्मॉल जो प्रिंसली स्टेट थे, यानी जो छोटे छोटे प्रदेश थे, जगह थी, प्रिंसिपैलिटीज़ थी। यानी प्रिंसिपैलिटीज़ मीन्स होता है कि आ स्टेट रूल्ड बाय अ प्रिंस, जिस पे प्रिंस का रूल होता है। तो ऐसे ऐसे जो काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़ थी, यानी छोटे छोटे प्रिंस वाले जो स्टेट्स थे, उनको क्या कर दिया, 39 ऐसी ही स्टेट्स को कन्फेडरेशन कर दिया, यानी एक में ले आए। जो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो प्रिंसली हेड के उसमें चल रहे हैं, तो उनका एक 39 स्टेट्स का एक कॉन्फेडरेशन बना दिया और उन सब का जो अलग अलग रूल चल रहे थे एक ही रूल कर दिया। किसका रूल करा, करेंसी का, वेट का और मेज़र का। एंड जैसे कि मर्चेंट हुआ करते थे, ट्रैवलिंग करते थे। 1833 की बात है कि हम्स वर्ग से अगर न्यूम वर्ग में जाना है तो सेल करना है अपना गुड। तो उनको जब वो ये रास्ते पास करते थे तो 11 कस्टम बैरियर्स थे जहाँ पे उनको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। 5% था जो उनको हर किसी को देना पड़ता था। सोचो कितना उनको देना पड़ता था। एंड ड्यूटीज़ वर ऑफन लिव्ड अकॉर्डिंग टू द वेट आर मेजरमेंट। दैट मीन्स जो भी लगाया जाता था, लिव्ड यानी जो लगाया जाता था उनके ऊपर ड्यूटीज़, और अकॉर्डिंग टू वेट जो मेज़र किया जाता था गुड्स का, तो उसके ऊपर उनको ये पे करना पड़ता था ड्यूटीज़ को। और देखें तो ईच रीज़न, जितने भी रीज़न थे उनका अपना ही सिस्टम था वेट करने का, मेज़र करने का। अगर आप देखें इन्वॉल्व टाइम कंज्यूम कैलकुलेशन, तो टाइमिंग कितना लगती होगी जब अलग अलग कस्टम ड्यूटीज़ में सब अपना अपना वेट बनाने करने का टाइम अलग है और ऊपर से वेट करने का तरीका अलग है। जैसे कि आप अपने पेरेंट्स से बात करोगे तो पुराने टाइम में क्या होता था, जैसे कि कोई पत्थर रख के मेज़र कर रहा है, तो कोई कोई सा पत्थर रख रहा है, कोई सा रख रहा है, तो पता कैसे चलेगा कि ये एक्चुअल में हाँ 1 kg है, 2 kg है। तो बाद में अभी थोड़ा सा जब टाइम चेंज हुआ तो बार्ट सिस्टम आया, यानी मेज़रमेंट करने का इक्वल तरीका आया कि 1 kg मतलब ये वाला बार्ट है तो सबको ये रखना पड़ेगा और मेज़र करना पड़ेगा। तो 1 kg मतलब कि हाँ 1 kg का एक इक्वल पता तो चला कि इतना वेट होना चाहिए, जिससे कि पता चल जाए कि हाँ इतना सामान देना है। और हर किसी का अगर अलग अलग होगा वेट करने का तरीका, तो कोई कम कोई ज़्यादा कोई कैसे करेगा, तो सामान में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कैलकुलेटिंग में। तो हर रीज़न में जब अपना सिस्टम था तो टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगती थी और प्रॉब्लम बहुत होती थी। जैसे कि क्लॉथ की एग्जांपल लें, एले, जो कि किसका मेज़र करने का तरीका था, कपड़े को, यानी जो लेंथ होती थी, ईच रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ, यानी हर किसी की अपनी अपनी लेंथ होती थी। टेक्सटाइल में टेक्सटाइल मटेरियल को मेज़र करने का एले में करते थे। तो ये फ्रंकफर्ट में अगर हमें लेना है, यानी उस जगह का नाम है, तो इतना कपड़ा मेज़र होता था एक एले में। और अगर हमें मैंज में लेना है तो 50.51 था, न्यूम वर्ग में लेना है 60.5 सेंटीमीटर है, और फ्राई वर्ग में लेना है तो इतना। यानी मेज़रमेंट करने के देखो अलग अलग प्लेसेस पे आपको अलग अलग ही मेज़रमेंट दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके तरीके अलग थे अलग था। तो ऐसा नहीं था कि हाँ भाई इतने ही होगा, जैसे 1 सेंटीमीटर, सॉरी
1 मीटर में हम इतना है या इतना है, ये सब चीज़ें अगर हम देखें तो जैसे कि आज आप मेज़र करते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ 1 मीटर में है या सेंटीमीटर में है या जो भी है, तो उसके हिसाब से 1 सेंटीमीटर में 100 या फिर जो भी कैलकुलेशन होती है। सच कंडीशन वर व्यू एज ऑब्स्टिकल्स टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लासेस। अब आप देखेंगे कि जो भी कंडीशन थी, व्यू ऑब्स्टिकल्स टू इकोनॉमिक एक्सचेंज, अब इकोनॉमिक एक्सचेंज में बहुत प्रॉब्लम आती थी, जो ये कंडीशन थी, बाधा आती थी किसको, कमर्शियल क्लास को आती थी, जो न्यू मिडिल क्लास थी वही तो थी कमर्शियल क्लास जो ग्रो कर रही थी, तो इनको इकोनॉमिक एक्सचेंज करने में बहुत मुश्किल होती थी। हु आर्ग्यू फॉर द क्रिएशंस यूनाइटेड इकोनॉमिक टेरिटरी, ये चाहते थे यूनिफाई इकोनॉमी होनी चाहिए, यानी जो हिंडर्ड हैं वो हट जाने चाहिए, मूवमेंट्स ऑफ पीपल्स पे, कैपिटल्स पर, गुड्स पे अनहिंडर्ड हो जाना चाहिए, यानी जो प्रॉब्लम है, जो इतनी ज़्यादा बाधाएं हैं वो नहीं होनी चाहिए। 1834 में कस्टम यूनियन बना, एक ज्वेलवेरिन बना, दैट मीन्स ये एक ऐसा सिस्टम था जो कि स्टार्ट करा था, किसके इनिशिएटिव पे बना था, प्रशिया के। तो जो प्रशिया के इनिशिएटिव पे इसको बनाया गया था, इसमें ज्वाइन करा जर्मन स्टेट्स ने, और ये किस लिए बनाया गया था, टैरिफ बैरियर्स को ख़त्म करने के लिए, यानी रिड्यूस करना नंबर ऑफ करेंसीज़ को फ्रॉम ओवर 30 टू 2, यानी पहले 30 करेंसीज थी इतने टाइप की, लेकिन उसको 2 कर दिया गया, और डिफरेंट डिफरेंट करेंसी की वजह से जो प्रॉब्लम होती थी उसको भी फिनिश करा, और बैरियर्स हटा दिए गए, और क्रिएशन और नेटवर्क रेलवे अच्छा किया गया, स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, ताकि एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो जाए। हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी कुछ प्राप्त करने के लिए जो कुछ एक हम यूज़ करते हैं किसी एनर्जी का, तो हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन, यानी हमने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को यूज़ करा नेशनल यूनिफिकेशन के लिए, यानी किसने, लिबरल ने। जो आप ये भी लिबरल पढ़ रहे हो यानी न्यू मिडिल क्लास पढ़ रहे हो, वो दो चीज़ें चाहते थे, पॉलिटिकली चेंज चाहते थे, इकोनॉमिकली भी चेंजेस चाहते थे, क्योंकि वो अपने फ़ायदे का तो सोचेंगे, क्योंकि बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो ये जो बिजनेस क्लास थी तो अपना फ़ायदा इकोनॉमिकली भी देखना चाहते थे और पॉलिटिकली भी। A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at the time। और इकोनॉमिक नेशनलिज्म ने, यानी जो ये सिस्टम आप देख रहे हो, इसने एक मजबूती दी किसको, नेशनलिस्ट की सेंटिमेंट्स को ग्रो करने में उस टाइम पर, क्योंकि सबको लग रहा था कि भाई हाँ चेंजेस होने चाहिए और ये बहुत अच्छे चेंजेस हैं। अब हम देखें न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815 के बाद, जो कंजर्वेटिव थे यानी जो पुरानी विचारधारा के लोग थे, अब उनका क्या रोल है इसके अंदर, तो डिफीट ऑफ नेपोलियन 1815 में ये नेपोलियन को हरा देते हैं, किसके साथ मिलके, यूरोपियन गवर्नमेंट्स जो ड्राइवन कर रही थी बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिव्स, यानी यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिव्स। यूरोपियन गवर्नमेंट्स जो थे उसको ड्राइवन कौन कर रहा था, किसकी स्पिरिट से चल रही थी, वो कंजर्वेटिव की स्पिरिट के से चल रही थी। यूरोपियन की जितनी भी कंट्रीज़ हैं या पावरफुल कंट्रीज़ हैं, तो वो कंजर्वेटिव ने मतलब उस पर अपना दबदबा बनाया हुआ था। कंजर्वेटिव्स जो थे विश्वास करते थे एस्टैब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट्स पे, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस यानी मोनार्की, चर्च, तो ये सारी चीज़ों पे विश्वास करते थे कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए सोसाइटी में। एंड लाइक द मोनार्की, चर्च एंड सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व, इन सब चीज़ों को प्रिजर्व करके रखना है। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज, यानी जब रेवोल्यूशनरी से जो पहले वाले दिन थे उसमें कुछ लोग वापस नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि कंजर्वेटिव्स को समझ आ गया था कि हाँ चेंजेस जो हुए हैं रेवोल्यूशन में, या नेपोलियन ने जो भी चेंज करे, उन्होंने रियलाइज़ करा कि जो इनिशिएटिव रिफॉर्म्स थे नेपोलियंस के, मॉडर्नाइजेशन जो हुआ है, वो एक स्ट्रेंथन देगा यानी मजबूती देगा ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को, मोनार्की को, यानी स्ट्रॉन्ग ही बनाएगा, क्योंकि वो बहुत इफ़ेक्टिव हैं और स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो मोर पावरफुल बनाएंगे हमारी मोनार्की स्टेट्स को। कंजर्वेटिव ये सोच रहे थे। एंड मॉडर्न आर्मीज इफ़िशियंट ब्यूरोक्रेसी, अगर मॉडर्न आर्मी होगी, अच्छी सी इफ़िशियंट ब्यूरोक्रेसी होगी, ब्यूरोक्रेसी यानी जो विदाउट इलेक्टेड, जो विदाउट इलेक्टेड पर्सन होता है, जो कि हेड होता है किसी कंट्री का, ब्यूरोक्रेसी यानी जो ऐसी कोई गवर्नमेंट
यानी जो इलेक्टेड ना हो, तो दैट मीन्स वो ब्यूरोक्रेसी एक मॉडर्न आर्मी है या इफ़िशिएंट ब्यूरोक्रेसी है, और डायनेमिक इकोनॉमिक हो, एंड एबॉलिश ऑफ फ्यूडलिज्म, और फ्यूडलिज्म को यानी सामंत प्रथा को ख़त्म कर दिया जाए, जागीरदारी प्रथा को ख़त्म कर दिया जाए, सेल्फडम को ख़त्म कर दिया जाए, दास प्रथा को, जो किसान पीजेंट थे, काम करते थे बड़े बड़े जागीरदारों के नीचे, अगर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो ये पावरफुल इफेक्ट डालेंगी सिस्टम पर, एंड स्ट्रेंथन देंगी किसको, ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप को। तो कंजर्वेटिव इस टाइप के थे, यानी ये सारे जो नेपोलियन ने रिफॉर्म्स करे थे वो तो चेंज नहीं करना चाहते थे, उन्हीं के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। अब 1815 में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? यूरोपियन पावर के रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, जिन्होंने कलेक्टिवली मिलकर डिफीट करा नेपोलियन को कंजर्वेटिव्स के साथ। और वियना में इन्होंने सेटलमेंट करी, यूरोप में के लिए मीटिंग करी, एंड द कांग्रेस वाज हॉस्टेड। उस टाइम पे कांग्रेस में जो भी होस्ट कर रहा था कौन थे? ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक थे। ये इंपॉर्टेंट है, नाम आप देख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। वियना में जो मीटिंग रखी गई थी, वियना कैपिटल है ऑस्ट्रिया की, यहाँ पे ऑस्ट्रिया जो इसको होस्ट कर रहे थे इस मीटिंग को, कौन थे? हेड ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक थे। और द डेलीगेट्स drew up the Treaty of Vienna of 1815 with the object of undoing most of the changes। और कौन कौन से चेंजेस करने हैं उसको लेकर ये मीटिंग बनाई गई थी। द एंड दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियन वॉर्स। और नेपोलियन वॉर्स में जो भी चेंजेस आए थे, मतलब जो कि आपने देखा कि नेपोलियन के टाइम पे जो वॉर हुई थी नेपोलियन के साथ यूरोप की, तो उस टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको नहीं करनी है या चेंज करनी है, उसको लेके उन्होंने क्या करा, डिस्कस करा मीटिंग के अंदर। और यूरोप में हम देखें तो जो उन्होंने फिर क्या क्या चेंजेस करे, जो मोस्ट ऑफ चेंज उन्होंने करे ट्रीटी ऑफ वियना में, यानी संधि जो 1850 में वियना में यूरोपियन ने और कंजर्वेटिव, जो यूरोपियन पावर हैं और कंजर्वेटिव्स हैं, मिलकर उन्होंने मीटिंग्स करी और क्या डिसाइड करा कि अब हमें क्या करना है, बर्बन डायनेस्टी को रीस्टोर करना है। यानी जो बर्बन डायनेस्टी हट गई थी, ख़त्म कर दी थी, वो चाहते थे कि उसको फिर से रिस्टोर किया जाए, एंड विच हैड बीन डेस्पोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जब इनको ख़त्म कर दिया गया था, वॉज रिस्टोर टू पावर, एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरी। और जो फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनिक्स्ड अंडर नेपोलियन। और जो नेपोलियन ने जिस जिस टेरिटरीज पे अपना कब्जा करा था, फ्रांस ने जो टेरिटरी को लॉस्ट करा था वो क्या उसको मिल जाए। तो ये उन लोगों ने किसने सोचा? जो वियना में मीटिंग चल रही थी उस टाइम पे, यानी जो नेपोलियन ने अपने कंट्रोल में कर ली थी, और फ्रांस की जो टेरिटरीज हैं, आ सीरीज ऑफ स्टेटस वर सेटअप द ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। और एक ऐसी सीरीज बनाई गई स्टेट्स के चारों तरफ बाउंड्री पर, यानी फ्रेंच एक्सपेंशन ना कर पाए, उसको रोकने के लिए, आगे बढ़ ना पाए, फ्रांस की बाउंड्रीज पे क्या कर दिया, मतलब अलग अलग इन चारों ने, यूरोपियन पावर्स ने अपने आप को वहाँ पे सेटअप करा। जैसे किंगडम ऑफ नीदरलैंड पे, जो कि बेल्जियम भी उसी में था, तो नॉर्थ में वहाँ पे सेटअप कर दिया गया। जिनोवा जो है वो पिडमोंट इन साउथ में, पिडमोंट जो साउथ में पिडमोंट है वहाँ पे जिनोवा में। और प्रशिया वॉज गिवन इम्पॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर। और प्रशिया को कौन सी वाली जो टेरिटरी थी, वेस्टर्न फ्रंटियर वाला जो न्यू टेरिटरी थी, वो उस पर रोल प्ले करना था, वहाँ पे वो दे दिया उसको। ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नदर्न इटली। ऑस्ट्रिया को इन नदर्न इटली का पार्ट दे दिया। और जो जर्मन के 39 एस्टेट्स थे उनको विदाउट टच करके रखा गया, उनको नहीं टच किया गया, क्योंकि उस पर नेपोलियन के रूल थे और वो उनको चेंज नहीं किया गया। रशिया को क्या दे दिया गया? रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड दे दिया गया। रशिया वॉज द पोर्शन ऑफ सैक्सोनी का भी पार्ट उसको दिया गया। तो मेन इंटेंशन जो था रिस्टोर करना था, कि मोनार्की को किस तरीके से उखाड़ के फेंकना, जो इंटेंशन था इनका रिस्टोर करना, मोनार्की को जो ओवरथ्रोन कर दिया था यानी फेंक दिया था, उसको रिस्टोर कर लिया। नेपोलियन के द्वारा जो मोनार्की सिस्टम था, ठीक है, उसको रिस्टोर
कर लिया एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, और यूरोप के अंदर अब कंजर्वेटिव जो चीज़ें थी वो अब एम्पायर उस ऑर्डर में चलने लगा। क्योंकि क्या था इंटेंशन, क्या था, क्योंकि जो मेन चीज़ थी जैसे नेपोलियन ने जो चीज़ को ख़त्म कर दिया था वो ये रिस्टोर इन्होंने उस सिस्टम को कर दिया, स्टार्ट कर दिया था। अब यहाँ पे कंजर्वेटिव रिजिम के खिलाफ जो भी आवाज़ उठा रहा था 1850 में, ऑटोक्रेटिक तो बन चुके थे, अब जो भी ये टॉलरेट नहीं कर रहे थे, जो इनको क्रिटिसाइज करेगा, डिसेंट करेंगे, यानी जो भी जो है असहमत होंगे उनसे, और शॉर्ट टू कर्व एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ को ये सर्च करके क्या कर रहे थे, जो क्वेश्चन कर रहे थे इनकी लेगिटिमेसी पे, जो कि हम कह सकते हैं स्वीकार करने में जिनको प्रॉब्लम हो रही थी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को, तो उनके खिलाफ इन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया कंजर्वेटिव रेजिम ने। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉ लगा दिया कंट्रोल करने के लिए, क्या, न्यूज़पेपर, बुक, प्ले, सॉन्ग्स, रिफ्लेक्ट ऑफ आइडिया लिबर्टी, यानी लिबर्टी के आइडिया को कंट्रोल करने के लिए और फ्रीडम के आइडिया को कंट्रोल करने के लिए, कि जहाँ से ये अगर रिफ्लेक्ट होता है तो उसे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, सेंसर लगा दिया और उनको ऑब्जर्वेशन में रखा। एसोसिएट विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्योंकि वो जो लिबर्टी फ्रीडम किससे एसोसिएट करने की कोशिश कर रहे थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। एंड द मेमोरी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, लेकिन फिर भी नन दी लेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स, लेकिन वो लिबरल्स को कंटिन्यू क्या कर रही थी, इंस्पायर कर रही थी। वन ऑफ द मेजर इशू टेकन बाय द लिबरल नेशनलिस्ट, और लिबरल नेशनलिस्ट के लिए ये एक बहुत ही मेजर इशूज़ बना। हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वॉज फ्रीडम ऑफ प्रेस, क्योंकि इन्होंने जो कंजर्वेटिव ने प्रेस की फ्रीडम ले ली थी, तो लिबरल नेशनलिस्ट इसके लिए एक उनके लिए उनको तो एक मेजर इशू मिल गया ना क्रिटिसाइज़ करने के लिए, एक मुद्दा मिल गया कंजर्वेटिव के अगेंस्ट के भाई ये हम नहीं बिल्कुल सहन करेंगे। तो धीरे धीरे अब क्या हो रहा था, रेवोल्यूशनरीज बन रहे थे, यानी जो विद्रोह कर रहे थे। अब जो लिबरल विद्रोह कर रहे थे वो रेवोल्यूशनरीज थे, यानी 1815 में जब उनको डर था कि रिप्रेशन हमें करा जाएगा, दबा रहे हैं, तो वो अंडरग्राउंड होने लगे छुप के। लिबरल नेशनलिस्ट छुप गए और सीक्रेट सोसाइटी उन्होंने बनाई, और यूरोपियन एस्टेट्स में उन्होंने ट्रेनिंग दी रेवोल्यूशनरीज को, स्प्रेड करे अपने आइडिए। और जो रेवोल्यूशनरी थे, यानी जो विद्रोह करने वाले विद्रोही थे, और मीन टा कमिटमेंट टू अपोज मोनार्की फॉर्म, इनका कमिटमेंट किसके खिलाफ था, कि हमें मोनार्की सिस्टम नहीं चाहिए। एंड हैड बीन एस्टेब्लिश आफ्टर द वियना कांग्रेस, यानी जो वियना कांग्रेस के बाद जो एस्टैब्लिश किया गया वो नहीं हम सहन करेंगे। इन्होंने अपनी लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फाइट करी। Most of these revolutionary also saw creations of nation state as necessary part of struggle for freedom. Mostly जो ये revolutionaries थे, उन्होंने अपने इस struggle को जो freedom के लिए लड़ रहे थे nation states के लिए एक important part माना, कि ये हमारे जो फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं ये हमारे नेशन स्टेट को क्रिएशन करने में हेल्प करेगा। इंडिविजुअल अगर हम किसी बात करें तो जो एक हमें रेवोल्यूशनरी याद आते हैं, इटालियन थे, जूसेफ मैजिनी, जिनोवा में इनका 87 में जन्म हुआ था। मेंबर थे सीक्रेट सोसाइटी के कार्बोनारी के, और यंग थे, 24 ईयर के थे, और इनको एक्साइल कर दिया था 1831 में, यानी लिंगोरिया का, जब इन्होंने वहाँ पे रेवोल्यूशन किया था, विद्रोह करा था। तो ही सब्सक्वेंटली फाउंडेड 2 मोर अंडरग्राउंड सोसाइटी, इन्होंने 2 ऐसी सोसाइटीज़ बनाई, यंग इटली इन मार्शल में और यंग यूरोप इन बर्न में। 2 सोसाइटीज़ बनाई थी सीक्रेट, जो कि जिसमें ये काम विद्रोह वाला करते थे, यानी हमें अपने ये कंजर्वेटिव सिस्टम नहीं चाहिए। मेंबर जो होते थे इसके मोस्टली कहाँ के थे, पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन स्टेट, जो कि अपने आप को क्या करना चाहते थे, नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। मैजिनी बिलीव करते थे गॉड हैड इंटेंटेड नेशंस टू बी नेचर यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। दैट मीन्स मैजिनी कहते थे कि गॉड भी ये इंटेंट करते हैं कि सब मिलके रहें, यानी एक नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड है, और वो नेशंस पे नेशन होना चाहिए, यानी अब ऐसे अलग अलग पार्ट में नहीं बटा होना चाहिए। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम। तो इसीलिए वो इटली को भी कहते थे कि वो अलग अलग जो उसके पैच वर्क है, यानी अलग अलग स्टेट्स में किंगडम बटा हुआ है, वो नहीं होना चाहिए, एक नेशन स्टेट होना चाहिए। और इट हैड टू बी फर्स्ट इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक अंडर एलियंसेस ऑफ नेशन। और नेशन का क्या होना चाहिए, मतलब जो भी सिंगल यूनिफाई
में रिपब्लिक जो है विद इन अ वाइडर एलियंस ऑफ नेशन का संगठन होना चाहिए, रिपब्लिक यूनिफाई होना चाहिए। और दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड नॉट बी बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। और ये सिर्फ किस कब होगा यूनिफिकेशन, जब हम जो इटालियन है वो क्या होगा, लिबरल होगा, लिबर्टी पर बेसिस है ये सारी चीज़ें, जब स्वतंत्र होगा। मॉडल जो ये बनाए गए हैं सीक्रेट सोसाइटीज़ के, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड में सेटअप किए गए। मैजिनी रेलेंटलेस अपोजिशंस टू मोनार्की के खिलाफ थे। उनका जो विज़न था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स के लिए फाइटिंग करना एंड द कंजर्वेटिव्स के लिए, मतलब वो रिपब्लिक चाहते थे और फ्राइटन द कंजर्वेटिव्स उनसे डरते थे। एंड मैटरनिक ने बोला भी है उनके लिए कि मोस्ट डेंजर्स एनिमी सोशल ऑर्डर, यानी ये लाइन पेपर में आ भी सकती है, तो इसीलिए आप इसको देख लीजिए, क्योंकि कंजर्वेटिव के लिए डरते थे क्योंकि उनका विज़न ही ऐसा था। तो उनको बोला गया है कि वो, मैटरनिक ने क्या बोला है कि वो समाज के लिए सबसे खतरनाक हैं। तो ये लाइन किसने बोली है, मैजिनी ने। तो आज हमने पढ़ा है कि किस तरीके से यूरोप के अंदर जो कंजर्वेटिव वर्सेस लिबरलिज्म चल रहा है, यानी जो लिबरल विचारधारा के लोग हैं, जो कंजर्वेटिव विचारधारा के लोग हैं, दोनों के वर्सेस देखे। 1815 में किस तरीके से कंजर्वेटिव्स आ जाते हैं और मोनार्की सिस्टम को लेकर आते हैं। हमने देखा न्यू मिडिल क्लास क्या है, एरिस्टोक्रेसी किसे कहते हैं, और किस तरीके से रेवोल्यूशन फिर लिबरल करते हैं कि हमें इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्फेयर में लिबरल चाहिए, यानी लिबर्टी चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे थर्ड पॉइंट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।